मेरा एक बार प्री हो जाए, जब प्री हो जाएगा तब लगता है कि भगवान करे बस एक बार मेंस हो जाए, और जब मेंस हो जाएगा तब लगता है कि भगवान करे इस बार रैंक दिला दे, कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब दिलवा दे, क्योंकि जॉब भी आजकल अपने आप में जॉब भी मिलना बड़ी बात होती है। लेकिन जो मेरी इंग्लिश थी वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा वीक थी। मैंने तो इंग्लिश में मैंने पूरे अपने हथियार डाल ही दिए थे। तो सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो आप जो काम कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए जो लड़के जो एस्पिरेंट्स जो नए हैं, जो एस्पिरेंट्स वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल काम तो आप कर रहे हो, क्योंकि आप अलग अलग लोगों के जो इंटरव्यू ले रहे हो। हेलो एवरीवन, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनुज गर्ग सर के द्वारा एंशिएंट हिस्ट्री की कोर्स बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करी जा रही है। इस कोर्स का बेनिफिट उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप क्लिक करें और इस कोर्स को अनलॉक करने के लिए आप AGC 10 का इस्तेमाल करें। AGC 10 का इस्तेमाल करते ही ये कोर्स टोटली फ्री हो जाएगा और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। आगे डिटेल्स में अनुज गर्ग सर आपको बताएंगे। अपने पिछले 8 साल की यूपीएससी टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जाना है कि अगर इंडियन हिस्ट्री की आपकी समझ केवल फैक्ट्स और इवेंट्स तक ही लिमिटेड रहेगी तो वो आपको यूपीएससी में सक्सेस नहीं दिला सकती है। यूपीएससी जैसे चैलेंजिंग एग्जाम की नीड को फुलफिल करने के लिए हमें फैक्ट और इवेंट्स के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना जरूरी है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 20 सितंबर 9 AM से जो मेरा कोर्स शुरू हो रहा है जो कंप्लीटली फ्री है, उसमें मैं इंश्योर करूंगा कि आप लोगों को पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कवर कराया जाए। ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री है और आप लोगों के साथ जुड़ने का मुझे इंतजार रहेगा। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड AGC10 टू अनलॉक दीज फ्री सेशंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ प्रकाश पटेल सर हैं जो आरएस का रिजल्ट 8 से 1.5-2 महीने पहले जो आया। सर 178वीं रैंक के साथ आरटीएस पोस्ट पर सेलेक्ट होंगे, यानी कि तहसीलदार सर बनेंगे। मैं पहले भी आया था जयपुर। पिछली बार जब मैं जयपुर आया था तो सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। सर चूँकि बाड़मेर गए थे, सर बाड़मेर से ही बिलोंग करते हैं, तो सर से आज फिर हम मुखातिब हो रहे हैं। सर से हम बातचीत करेंगे कि सर की रणनीति क्या थी, सर ने अपनी तैयारी कैसे करी है और कैसे इन्होंने टाइम टेबल फॉलो किया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे टॉपर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सर सबसे पहले आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर से वापस मेरा इंटरव्यू लेने जयपुर आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। सर नहीं सर, ये तो हमारा काम ही है कि अच्छे लोग अपने प्लेटफॉर्म पर सर लेके आना। सर अपने बारे में कुछ बताएं सर। मेरा नाम प्रकाश कुमार पटेल है। मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ, सिवाना तहसील से हूँ। मैंने अपनी जो स्कूली शिक्षा थी 5वीं तक वो मैंने गांव से की, सरकारी स्कूल से की। उसके बाद मैं 10वीं तक की जो मेरी स्कूलिंग हैं वो मेरी सिवाना से हुई, जो हमारी तहसील हैं। उसके बाद 11वीं और 12वीं जो 11th-12th थी वो मैंने जयपुर से की थी। उसमें मैंने साइंस लिया था। साइंस मुझे उसमें मुझे ठीक लगा तो मैंने ले लिया था, बाकी ज़्यादा रुचि थी नहीं। तो बाद में मेरा विचार बदला, मुझे लगा कि यार साइंस में ज़्यादा मैं कंफर्ट नहीं हूँ। तो 1 साल मैंने तैयारी भी की IIT के लिए, रेजोनेंस से की थी तैयारी। कोटा में यानी कि नहीं? जयपुर में रहा था मैं, कोटा में नहीं गया मैं, जयपुर भी रहा था। लेकिन मुझे उसमें जो मेरी मैं पूरी तरह से फेल हो गया उसमें बिल्कुल ही। तो मुझे लगा कि अब मैं साइंस तो रह नहीं रहता हूँ और आगे आर्ट्स से कंटिन्यू करता हूँ। तो उसके बाद मैंने BSc भी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। मैंने आर्ट्स से ही लिया और मैंने BA ही शुरू की, BA किया। उसी दौरान मुझे लगा कि 2-3 साल में जब घूमा तो मुझे लगा कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जो BA में ठीक लगता है मुझे। तो धीरे धीरे मुझे 1-2 साल में बैठा रहा आराम से। तो तब मुझे लगा कि यार मैं ऐसा करता हूँ, RS की तैयारी करता हूँ। कई लोगों ने सजेस्ट किया कि अब RS की तैयारी करो। तब मैंने 16 से लगभग शुरू की RS की तैयारी। बात चल रही थी कि 18 में वैकेंसी आ जाएगी, 17 में वैकेंसी आ जाएगी, तो वैकेंसी 1-2 साल लेट हो गई। तो मैंने जो है ना अपनी जो तैयारी 16-17 से शुरू की थी और लगभग 19 तक हमारा मेंस हो गया था। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही फ्री था। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? जी सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद तो बिल्कुल सर जैसा कि आपने बताया कि गांव में आप सरकारी स्कूल में पढ़ा आपने। सर उस समय कुछ समय को थोड़ा याद कीजिए और सर अभी सेलेक्ट हो गए हैं। सर दोनों में कितना डिफरेंस है? और सर एक
जो एस्पिरेंट होते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, सिलेक्ट होने से पहले कसमकस वाली ज़िंदगी, रिजल्ट कब आएगा, कौन फॉर्म फिल होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, कौन सा अटेम्प्ट में होगा मेरा, और सब सर जब रिजल्ट आ जाता है तो दोनों में सर कितना डिफरेंस है, उस चीज़ को कैसे मतलब एक टॉपर ही उसे फील कर सकता है, तो उस फीलिंग्स को थोड़ा सा सर जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया कि आपको मैं मतलब सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हमारे कोई सपने होते ही नहीं थे। हमारा तो यही था कि जैसे तैसे हैं 8वीं 10वीं 12वीं करनी है, उसके बाद 16वीं 17वीं तक आते आते पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और कोई काम वाम होगा, मतलब सपने होते ही नहीं थे हमारे। जैसे जैसे जयपुर आया तब भी कोई सपना नहीं था। 16 में मुझे पहली बार पता लगा कि RS क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है, तब मुझे लगा कि मैं RS की तैयारी करता हूँ। लेकिन जब तैयारी करने लगा तब मन में तो ये था कि एक बार खाली बस प्री निकल जाए। जब आदमी की जो इच्छाओं का कोई अंत होता नहीं है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उसको लगता है कि बस मेरा एक बार फ्री हो जाए। जब फ्री हो जाएगा तब लगता है कि भगवान करे बस एक बार मेंस हो जाए, और जब मेंस हो जाएगा तब लगता है कि भगवान करे इस बार रैंक ही दिला दे, कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब दिलवा दे, क्योंकि जॉब भी आजकल अपने आप में जॉब भी मिलना बड़ी बात होती है। तो वैसे तो कोई मैं इंटेलिजेंट इतना था नहीं, तो मुझे लगता है कि भगवान करे बस कोई जॉब दिलवा दे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो जब लगता है आदमी फिर लगता है कि यार इस बार तो बढ़िया ही मिले तो ठीक रहेगा। मन में तो डर रहता ही है कि हमेशा मुझे लगता था कि असफल तो होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन भगवान करे, भगवान की इच्छा से मुझे लगता है कि सफलता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, जैसे कि आजकल में IIT NIT और BTech वाले बहुत आ रहे हैं सर, आपने उस फियर को फील किया है क्या? क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो सर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उस समय सर फियर लग रही थी कि अरे IIT में जो NIT में जैसे UPSC का भी रिजल्ट आता है तो मोस्टली जो है IITian होते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। RPSC में भी वो देखने को मिल रहा है, RS में भी मैं बहुत टॉपर्स का इंटरव्यू किया हूँ, तो सर उस समय कुछ डर वर था कि अरे तो बहुत हो रहे हैं? सर मुझे सबसे पहले तो पता नहीं था कि IIT वाले मतलब IIT वाले और इंग्लिश मीडियम वाले इतना यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तब मुझे कहीं ना कहीं डर लगा कि यार अपन भी यहाँ से निकल गए तो बढ़िया बात है, वरना तो काफ़ी डर तो मुझे अब लग रहा है। उस समय मुझे जब मैं तैयारी करता तब मुझे डर नहीं लग रहा था उतना, लेकिन डर मुझे अब लग रहा है। हालांकि मेरी तो मुझे लगता है कि यदि कोई आदमी मेहनत कर रहा है और उसकी अच्छी रणनीति है तो मुझे लगता है कि उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, बिल्कुल सर। सर अब आते हैं प्रिपरेशन पे आएंगे, स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि सर आप टाइम टेबल क्या फॉलो किया करते थे सुबह से लेकर रात तक, मतलब कैसे कैसे टाइम हुआ कर, जैसे आप लाइब्रेरी में भी जाते होंगे शायद पढ़ाई करने, तो सर थोड़ा सा मेंशन कीजिए कि जैसे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कितना टाइम देते थे आप, हिंदी से में भी पढ़ना होता है, हिंदी भी पढ़ना होता है, तो सर कैसे उसको मैनेज किया? बिल्कुल सर। सर मेरा तो एक्चुअली में ये था कि पढ़ाई मैं दिन में ही करता था, रात को मैं बिल्कुल पढ़ाई करता नहीं था। दिन में भी मेरा ये था कि सुबह से 7 से लेकर 10-11 बजे तक जो पढ़ाई होती हैं वो क्वालिटी की पढ़ाई होती हैं, वो ढंग से करता था। उसके बाद जब वापस मैं दिन में आता, खाना वाना खाता और वापस जब सोकर जाता तो 2-3 घंटे और ढंग की पढ़ाई होती। मुझे लगता है कि दिन में 6 या 7 घंटे की पढ़ाई तो क्वालिटी की होती है। उसके बाद तो ऐसा है कि ठीक है बैठे बैठे भी क्या करेंगे, इससे बढ़िया कि ज़बरदस्ती हैं कर लेते हैं पढ़ाई, और क्या कर सकते हैं। उसके बाद मेरी स्ट्रेटेजी पढ़ाई के मामले में मतलब जैसे कि पेपर के बारे में आपने पूछा, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जैसे कि पहले पेपर में हिस्ट्री और ये हमारे होते हैं, इकोनॉमिक्स और ये होते हैं, तो वो मुझे उसमें मुझे उतना डर था नहीं। मुझे सेकंड में थोड़ी सा डर था, साइंस थी, ज्योग्राफी थी, तो थोड़ा सा वो टेक्निकल हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे डर लगता था। तो मैं उसको भी मैं काफ़ी उस पर थोड़ा मैंने ध्यान दिया, खुद के नोट्स बनाए मैंने साइंस के स्पेशली, ताकि बिल्कुल ही कम टाइम में सिलेबस को बार बार रिविज़न किया जा सके उसका। उसके बाद मैंने जैसे कि तीसरा पेपर है तो वो मुझे लगता है कि मेरा ठीक था, पॉलिटी हैं, उसमें एथिक्स हैं, IR हैं, तो मुझे लगता था कि वो मेरा अच्छा है, तो मैं उस पर थोड़ा मैंने ध्यान कम ही दिया। और स्पेशली चौथा पेपर जिसमें हिंदी और इंग्लिश हैं, तो हिंदी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो मेरी इंग्लिश थी वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा वीक थी। मैंने तो इंग्लिश में तो मैंने पूरे अपने हथियार डाल ही दिए थे कि मुझे लगता था कि इंग्लिश तो मुझसे होगी ही नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि यार जब RS बनना ही है तो इंग्लिश तो करनी पड़ेगी, उसके सिवाय कोई रास्ता आपका नहीं है, क्योंकि आप यदि 10-15 नंबर से पीछे रह जाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो मुझे लगा कि जितना मैं दम लगा सकता हूँ इंग्लिश पे उतना मैंने जोर लगाया। मैंने इंग्लिश के अलग से कोचिंग भी की। उसके बाद मैंने इंग्लिश के लिए जितना भी मतलब हो सकता है कि आप कवर करने की कोशिश करते हो, जो भी वो अपोजिट वर्ड होते हैं, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, वो भी जितने अच्छे याद किए जा सकते हैं उतने मैंने कोशिश पूरी की। तब मुझे लगता है कि मेरे जो 4th पेपर में नंबर है 107 है, मुझे लगता है कि उसी मेहनत का परिणाम है। जी सर। ओके सर, प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स की आपकी रणनीति क्या रही थी, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेकर चला जाए, या फिर बहुत लोग ऐसे ही बताते हैं कि प्रीलिम्स नहीं मेंस की तैयारी करी जाए और प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले सीधे प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाए, मेंस को छोड़ दिया जाए, तो सर आपकी रणनीति प्रीलिम्स के लिए क्या थी, और सर बुक लिस्ट क्या क्या आपने फॉलो किया? बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मेरी रणनीति ये थी कि जब मैं तैयारी की थी मैंने,
तब मुझे काफ़ी टाइम मिला था, 1-2 साल आराम से मिला था। जो मेंस के हिसाब से भी हैं उसके हिसाब से भी मैंने पढ़ा, फैक्ट भी याद किए, और मुझे लगता है कि उसमें मैंने एक बार जो अपना मेंस का सिलेबस था वो प्री कम मेंस वाला पूरा मैंने पढ़ लिया था, जस्ट मतलब वैकेंसी से पहले। और जैसे ही विज्ञप्ति आई RS के लिए 18 के लिए, तो उसके बाद मुझे लगभग 3 महीने मिले थे। तो उसके बाद तो मैंने लगभग पूरा अपना जो जो पूरी जो तैयारी है वो प्री के अकॉर्डिंग ही की। उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको बार बार याद करना पड़ता है, कई फैक्ट भी याद करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो प्री होना चाहिए, तभी तो आपका मेंस हो पाएगा। यदि आप प्री में नहीं हुआ तो फिर तो कैसे करोगे मेंस। तो डर तो मुझे रहता था मन में तो कि यार प्री नहीं हुआ तो क्या करेंगे, मेंस तो दे कैसे पाएंगे। तो मैंने 3 महीने पहले मैंने अपना जो पूरा फोकस है वो प्री पे ही रखा। जैसे ही प्री हो गया, प्री एग्ज़ाम होने के दूसरे दिन बाद मुझे लगा कि मेरा प्री में सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि मेरे 117-18 नंबर आ रहे थे। तो मुझे लगा कि अपना सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। उसके बाद मैंने शुरू की तैयारी मेंस की, कि जो मेंस का जो सिलेबस है मैंने बुक तो कम ही फॉलो की, ज़्यादा मैंने ये कोशिश की कि जो कोचिंग जहाँ से मैंने की थी उस कोचिंग के जो नोट्स हैं उन्हीं को बार बार पढ़ा, और जहाँ कहीं कमी रही उसमें मैंने कोशिश की कि मैं खुद ही अपने जो नोट्स हैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, जैसे कई थे सब्जेक्ट थे, खेल और योगा थे, जो साइंस था वो मेरा काफ़ी बड़ा था सिलेबस। तो मैंने साइंस के अकॉर्डिंग मैंने जो अपने खुद के नोट्स उस बिल्कुल शॉर्ट बनाए, सिलेबस के टू द पॉइंट बनाए। तो उससे मुझे क्या मिला कि रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिला, आप बार बार अच्छे से रिवीजन कर पाते हो। तो प्री से 2-3 महीने पहले आप प्री की तैयारी करें ताकि प्री में अच्छे से स्कोर हो सके आप बिल्कुल। और जैसे ही आपका प्री एग्ज़ाम हो जाए, आपको लगे कि मेरा अच्छा स्कोर हो रहा है, तो आप बिल्कुल उसके बाद आप पूरी तरह से मेंस में डेडिकेटेड होइए। और मेंस में ये है कि टू द पॉइंट सिलेबस को फॉलो कीजिए। सिलेबस की ऐसी कोई लाइन नहीं होनी चाहिए जो आप पीछे रखो कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। आप हर एक के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे मेंस में लिख पाओगे। मेंस में ऑप्शन हिट करने का ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे। मेंस में तो आपको लिखना है, तो आपको दिमाग में याद आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि बार बार जितना रिवीजन हो सकेगा उतने ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा। बिल्कुल सर। मेंस में जैसा आपने बताया कि प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस में सर आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो इसका आंसर राइटिंग बेहतर होगा उसको अच्छी से अच्छी रैंक भी मिलेगी। तो सर आंसर राइटिंग को दिन पर दिन कैसे आपने इम्प्रूव किया। और सबसे बड़ी बात कि सभी लोग बिगिनर होते हैं, आप भी एक बार स्टार्ट ही किए होंगे, तो जो भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं आपको, तो जब स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाएंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या लिखूं। तो सर उसको दिन पर दिन कैसे बेहतर करना है। और सर थोड़ा मेंस का बुक लिस्ट भी मेंशन कीजिए। बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहला तो मेरा ये था कि मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो एक वीक के हिसाब से थी कि मुझे इस वीक में, जैसे कि मेरी जो हिस्ट्री है वो मुझे कंप्लीट पढ़नी है, और उसके अकॉर्डिंग जो संडे होगा उसको मैं टेस्ट दूंगा हिस्ट्री का। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो वीक के हिसाब से थी, तो मैं पूरे वीक की हिस्ट्री पढ़ता था और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देता था। मैंने लगभग 40-50 टेस्ट दिए थे मेंस के लिए। तो उसमें मेरा ये था कि जैसे मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मेरा पूरे 3 घंटे में मैं पूरा पेपर आधा भी नहीं लिख पाया था। जो मेरा पेपर था वो मैं 3 घंटे में आधा भी बिल्कुल नहीं लिख पाया था। तब मुझे लगा कि यार ये तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 3 घंटे पे हो गए आधा भी नहीं लिख पाए, तो ऐसा कैसे होगा। लेकिन जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिए वहाँ पे, जो फाइनल एग्ज़ाम दिए, तो मुझे लगता है कि वहाँ मेरे 10-15 मिनट हर एक पेपर में बाकी बचे थे, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस से आता है। 40 से 50 टेस्ट दोगे ना आप, तो मुझे लगता है कि वो आपका हो सकता है उसमें। और जैसे कि आपने कहा कि बुक लिस्ट में मेरा तो यही था कि आप कोई भी एक गाइड ले आइए किसी के बारे में भी, उसमें से जो आपको काम की चीज़ें लगती हैं, तो उसमें से आप टाइम है तो आप उसके नोट्स बनाइए खुद के, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा मुझे लगता है। और RS में ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो 20-20 नंबर के होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे स्कोर करने में, जैसे कि खेल और योगा है, मैनेजमेंट है, लॉ है, ऑडिट हैं। ये होते 20-20 नंबर के हैं, लेकिन आपका जो स्कोर है वो अच्छा करवा लेते हैं। तो उनके तो मुझे लगता है कि आप खुद के नोट्स बनाइए सिलेबस के, जो आपका सिलेबस है, तो जहाँ भी आपको सोर्स मिलता है, मतलब सर स्टैंडर्ड बुक पढ़ के अपना नोट्स बना लेना है। बिल्कुल, जो भी आपको स्टैंडर्ड बुक मिले, NCERT मिले या कहीं से भी मिले, चाहे गूगल से कर लीजिए, टू द पॉइंट्स आप नोट्स बनाइए उनके, ताकि आपको जैसे कि लॉ है, तो लॉ में मुझे लगता है कि आपका 40-50 पेज में नोट्स बन जाएंगे, तो वो आपका ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसको बार बार रिवीजन कर पाएंगे, तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो याद कर पाओगे। तो मेरा तो यही है कि थोड़ी सा एफर्ट खुद कीजिए। बार बार जो किसी कोचिंग का नोट्स हैं तो वो एक लिमिट तक हेल्पफुल होते हैं। जब आप खुद कुछ एफर्ट करोगे तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सर। सर जैसे RPSC की बात करी जाए तो RPSC की वैकेंसी बहुत मतलब देरी पे आती है। जैसे BPSC हुआ, UPPCS हुआ, जिसमें बिहार से बिलोंग करते हो, हर साल वैकेंसी आ रही है। EPPCS में भी आती है। सर यहाँ पे वैकेंसी जहाँ तक मुझे जानकारी है 2013 में आई थी, फिर 16 में, फिर 18 में, और फिर 21 में आई है।
तो सर ऐसे एस्पिरेंट जिनके मन में ये कंसेप्ट होगा कि वैकेंसी तो 3-3 4-4 सालों पे आ रही है, हम कोई भी जॉब ले लेते हैं, कांस्टेबल ही बन जाए, टीचर ही बन जाए, उसके बाद में आरपीएससी की हम तैयारी करें। जैसे कि पहली बार आपने भी पटवारी दिया था तो आप पटवारी नहीं बन पाए थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मतलब आरएस में सेलेक्ट हो गए। तो सर ये उनका डिसीजन सही रहेगा या फिर मतलब 100% डेडिकेशन के साथ अपने आरएस को सिलेबस कवर कर इस पर तैयारी करें, या फिर कोई छोटा मोटा जॉब लेके फिर साइड में इसकी तैयारी करें? आपका इसमें क्या मतलब रहा है? सर मुझे लगता है कि जैसा कि जब मैंने तैयारी शुरू की तब मेरे पास काफ़ी टाइम था, नया था, तो जस्ट बीए मेरा वही था, तो मुझे लगता है कि उसमें मेरे पास तो काफ़ी टाइम था। लेकिन जैसे जैसे वैकेंसी में डिले हो रहा था तब मुझे मन में लग रहा था यार काश मेंस नहीं हुआ तो क्या करेंगे अपन। मेरे पास मतलब करियर का जो कोई ऑप्शन था दूसरा वाला वो मेरा था नहीं, क्योंकि मैंने बीड की नहीं थी। बाकी जो ऑप्शंस थे जैसे कि मुझे पटवारी और ये जो एग्ज़ाम होते हैं पटवारी के रीट के, ये मुझे काफ़ी टफ लगते हैं, तो मैं उनमें काफ़ी कंफर्ट फील करता नहीं हूँ, तो मुझे लगा उनमें तो मेरा होना नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन कोई खाली मैंने तैयारी आरएस की थी, आईएएस की मैंने तैयारी प्रिपरेशन उस हिसाब मेरी थी नहीं, तो मुझे लगा आईएएस के दे नहीं पा रहा हूँ मैं, आरएस में दे पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आरएस में माना कि नहीं हुआ। भगवान कर मुझे लगता मन में तो आता ही है कि आपका होगा कि नहीं होगा, तब लगता था कि नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। तब मुझे कभी कभी लगता था कि यार मैं काश बीएड कर लेता या मैं भी कुछ और नया करता तो शायद मुझे लगता कि ठीक रहता, वरना तो फिर ऐसा रहता है कि आप क्या कर पाओगे। और तो मेरा तो यही है कि जैसे कि आपने कुछ और कर रखा है तो जॉब लग रही है तो कोई बड़ी मतलब कोई वैसा नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि आरएस में जिस हिसाब से जो वैकेंसी आने का जो ट्रेंड है मुझे लगता है कि इसमें अधिकतर लोग वही सफल होते हैं जिनके पास जॉब होती हैं। ऐसे कई लोग होते हैं मेरे पास, मैंने ऐसे कई लोगों को मिला हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार हम तो जॉब लगी हुई थी, ऐसे तो कई लोग होते हैं। और अधिकतर जो मुझे लगता है जो मेंस हुए थे जिससे भी मैं मिलता था इंटरव्यू देने जाता, तभी मैं जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाता था वहाँ मिलते थे मुझे लोग, तो लोग कहते थे कि हम तो लगे हुए हैं, टीचर्स लगे हुए हैं और भी कई जॉब में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप जॉब के साथ भी कर सकते हो, कई लोग करते हैं तो आप भी कर सकते हो। सर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को हम दोनों जरिए से देखते हैं। एक जो ईस्ट राजस्थान है, जो कोटा, उदयपुर, ये सब इलाका जो है, जैसे झुंझुनू हुआ, चूरू हुआ, ये सब बहुत डेवलप्ड है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, बाड़मेर से बिलोंग करते हैं, बाड़मेर जिला से, बाड़मेर का इलाका, जैसलमेर का, उधर का जो वेस्ट राजस्थान है बहुत पिछड़ा हुआ है कहीं कहा जाए तो, आप वहाँ से निकल कर आए हैं सर। तो ऐसे इलाके जहाँ पे अभाव प्रभाव में वहाँ के स्टूडेंट जी रहे हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, तो अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, प्रिपरेशन को जर्नी को कैसे पूरा करें? बिल्कुल सर, जैसा कि हमारे वहाँ पे होता ही है कि गांव में एक दो सरकारी स्कूल ही होता था, गांव में एक ही सरकारी स्कूल होता था, और प्राइवेट स्कूल तो जब मैं पढ़ता था, अब तो हालांकि खुल गए हैं, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ही थे ही नहीं। तो लोगों को लगता है कि मतलब यही है, उनके कोई ख्वाब वाब होते नहीं हैं, यही है कि आप स्कूलिंग करते रहो। और मुझे लगता है कि जैसा कि सबसे ज़्यादा जो निकलते हैं जब वो 12th करते हैं, BA भी करते हैं, तब उनको हमारे वहाँ के लोगों को लगता है कि यार अपन लोग इतने अभाव से आ रहे हैं तो कुछ तो अपन को ढंग का काम करना चाहिए, ताकि लोगों को, आसपास के लोगों को भी लगे, उनको लोगों को मोटिवेशन मिले, तो वो भी लोग सफलता की ओर अपना कुछ मतलब नया काम करे। तो इस वजह से जो हमारे उधर से लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आपके मतलब आपका मुझे लगता है ये अच्छा है, आपके लिए अच्छी बात है ये कि आप अभावों से मतलब जिक्र आ रहे हो और कुछ नया काम करते हो, या फिर जो प्रशासनिक सेवाओं जो सिविल सर्वेंट्स बनने के सपने देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात है ये। बिल्कुल सर। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स विंडो के जो भी व्यूअर है, राजस्थान के लोगों ने मुझे बहुत प्यार सपोर्ट दिया है, सुनते हैं, तो सर जो है कि उनके लिए 2 शब्द आप कहें कि आप एक टॉपर हैं, उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? तो सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो आप जो काम कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए जो लड़के जो एस्पिरेंट्स जो नए हैं, जो एस्पिरेंट्स वो जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल काम तो आप कर रहे हो, क्योंकि आप अलग अलग लोगों के जो इंटरव्यू ले रहे हो, तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो अलग अलग लोगों के जो व्यूज़ देखने को मिलते हैं और जो हकीकतें हैं वो आप ही पूछ पाते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सर मेरा ये है कि मैं आशा करूँगा कि आपका जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फले फूले और भी उसके जो सब्सक्राइब बढ़ते रहे। और तीसरा सर ये है कि मेरा जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, वो आप जो उनके अलग अलग जो हैं जो डायमेंशंस हैं जो काम कर रहे हो आप इस बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, प्रकाश पटेल सर, कि अपने प्रेशियस समय निकाल कर आपने हमसे बात किया, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप आगे चल के IAS बने, APSC में सेलेक्ट हों और आपसे एक प्रॉपर इंटरव्यू करने का हमें मौका प्राप्त हो। तो सर एक बार फिर से आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बिल्कुल सर। दोस्तों, तो हमारे साथ ये थे प्रकाश पटेल सर, जिनसे बातचीत हुई। सर RS में 178वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। इनकी रणनीति, ये कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं, सारा कुछ आपको जानने को मिला। तभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मिलेंगे किसी और नए टॉपर के साथ।